नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। नेताओं के बयान संयोग नहीं होते बल्कि प्रयोग होते हैं। प्रयोगशाला एक बनाई जाती है और उस प्रयोगशाला के भीतर नेताओं के बयान जो हैं वो डाले जाते हैं और उसके बाद उसके नतीजे जो हैं उनका अनुमान लगाया जाता है कि किस तरह के इसके नतीजे होंगे। अब देखिए, इन दिनों उत्तर प्रदेश को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है और वो आप समझिए क्यों हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद वहां की राजनीति में अब जब धीरे धीरे ठहराव आ रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति है जहां सबकी नजरें लगी हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या होता है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर के उत्तर प्रदेश के नेता जब बयान देते हैं तो वो समझ लीजिए वो किसी न किसी राजनीतिक प्रयोगशाला की भट्टी में उन बयानों को तपाया जा रहा है। आज दो बयानों का जिक्र करता हूं। एक तरफ कांग्रेस के नेता सांसद इमरान मसूद, वो एक बार नहीं बार बार आ रहे हैं, बार बार वो सामने आ रहे हैं और सामने आकर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कौन होती है हमें सीटें देने वाली। हम बैठ के तय करेंगे, हम किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो 403 सीटों पर तैयार हैं। ऐसे एक बार नहीं बार बार बयान दिए जा रहे हैं। ये बयान दरअसल एक तरह की शैडो बॉक्सिंग चल रही है, क्योंकि 2027 के लिए ये तय करना है कि 2027 में किसको कितनी सीटें मिलती हैं। उसके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में शैडो बॉक्सिंग हो रही है। आप तमाम इतिहास उठाकर देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरह की शैडो बॉक्सिंग जो है वो तेज हो जाती है। लेकिन इस सब के बीच एक बयान और आता है और उस बयान को भी समझने की जरूरत है। और वो बयान क्या है? वो बयान ये है कि जो इस देश का बहुसंख्यक है, यानी इस देश का जो हिंदू है, वो दरअसल जहरीला हो चुका है। बीजेपी ने इतना जहर जो उगला, बीजेपी ने जो जहर फैलाया, वो जहर पी पी कर जो भारत का हिंदू है वो जहरीला हो गया है। और ये बयान किसी और का नहीं, ये बयान समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान का है। जावेद अली खान वो सांसद है जिनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक बार नहीं कई बार अखिलेश यादव दे चुके हैं। यानी अखिलेश यादव के वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहते हैं जावेद अली खान। अब जब उन्होंने ये बयान दिया है कि हिंदू जहरीले होते हैं, तो इस बयान को भी किसी न किसी स्ट्रैटेजी के तहत दिया गया होगा। अब ये स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी सीधी सी है। जो इस उत्तर प्रदेश में करीब करीब 20% मुस्लिम वोट है, उसको उसके तुष्टीकरण की कोशिशें शुरू हो गई है कि कैसे ये 20% मुस्लिम वोट जो है इसका एकाधिकार हम पर बना रहे। मैं एकाधिकार की बात कर रहा हूं क्योंकि ये लड़ाई जो है अकेले समाजवादी पार्टी की है। ये जो मुस्लिम वोट पर एकाधिकार की लड़ाई है ना, ये बीजेपी से नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी की लड़ाई कांग्रेस से है। कांग्रेस में मुस्लिम वोटों के लिए लगातार कोशिश करती है, कई प्रयोग करती है। उन प्रयोगों पर भी हम चर्चा करेंगे और शायद उसी प्रयोग का हिस्सा है कि एक बयान अगर जो है वो उत्तर प्रदेश में दिया गया तो दूसरी तरफ एक बयान अशोक गहलोत ने राजस्थान में दिया। उन्होंने बीजेपी को कहा कि हिंदू और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। अब इस देश में हिंदू और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करना गलत है, लेकिन हिंदुओं को जहरीला बोलना सही है। यह कुल मिलाकर विपक्ष की राजनीति की धुरी है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये जो तुष्टीकरण की जो मुहिम चली है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, उसमें एक मोहरा जावेद अली खान दिखाई देते हैं। लेकिन चिंता सिर्फ समाजवादी पार्टी की कांग्रेस को लेकर नहीं है, बल्कि चिंता उसकी इस बात को भी लेकर है कि असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं और ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने भी साफ कह दिया कि अब दरी बिछाने वाले हम नहीं हैं, हमको हिस्सेदारी चाहिए। और वो किसकी हिस्सेदारी मांग रहे हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है। समाजवादी पार्टी पर एक तरह का दबाव उन्होंने बढ़ा दिया, कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया। वो कह रहे हैं कि हमको गठबंधन में लीजिए। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक तरफ मुस्लिम वोटों के लिए आपस में उनके बीच प्रतिद्वंदिता चल रही है, दूसरी तरफ ओवैसी के आने से अब जो है
ये पूरी लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटों के लिए आप हिंदुओं को गाली देंगे? आप मुस्लिम वोटों के लिए काम कीजिए। अगर बीजेपी आपको लगता है हिंदुओं की पार्टी हो गई है, हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो आप मुस्लिम राजनीति कीजिए, किसी को एतराज नहीं है। लेकिन आप हिंदुओं को उसके लिए गाली देना, और हिंदुओं को गाली देकर कौन से मुस्लिम आपको वोट दे देते हैं, ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है। दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि यह बयान एक स्ट्रैटेजी के तहत दिया हुआ रखता है, और वो स्ट्रैटेजी जो है वो 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर है। इसलिए मेरा आज का शीर्षक है हिंदू जहरीला, शुरू वोट लीला। ये वोटों की लीला जो है, ये तुष्टीकरण की लीला, ये वोट बैंक की लीला जो है शुरू हो गई है। और उसी स्ट्रैटेजी के तहत क्या ये बयान दिया गया है कि बहुसंख्यक आबादी को, देश की बहुसंख्यक आबादी को जहरीला बताया गया। इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वो बयान भी आपको सुनाता हूं और जो रिएक्शंस हैं वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। हाँ, हिंदू जहरीला हो गया। उसके लिए जो कट्टरपंथी हो गए, जो देश विरोधी, जो धार्मिक स्थलों पर से देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, अखिलेश यादव के सह पर ये बोल रहे हैं, और इसका खामियाजा अखिलेश यादव को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे। क्योंकि बार उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, हेलीकॉप्टर से नहीं डरने वाले, मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले। जिस तरह से यहाँ से उन्होंने शुरुआत की, एक आक्रांता को उसकी धरती से उसको महिमा मंडित गाजी की बात कर रहे हैं। धरती वो राजा सुहेल देव की है। और जिस तरह से ये तुष्टीकरण, जिस तरह से हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम कर, मुझे लगता है कि जनता इन चीजों को समझ चुकी है। देश का बहुसंख्यक समाज आज भी बहुसंख्यक तादाद के अंदर ही मोहब्बत और प्रेम वाला है। मेरे तमाम दोस्त गैर मुस्लिम है, आप भी गैर मुस्लिम पार्टी के अंदर ही झंडा उठाए हुए हो, तो आप ये बात क्यों बोल रहे हो? ये बात किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। कितनी नफरत है इनके मन में हिंदुओं के प्रति। ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस को चलाते हैं, ये वही लोग हैं जो हिंदू आस्था को गाली देते हैं, हिंदुओं को टेररिस्ट बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं, सनातन समाप्त की बात करते हैं। मतलब मुस्लिम वोट बैंक की चाहिए तालीम तो हिंदू को देंगे गाली। और ये कोई संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, इनका पूरा इंडी अलायंस ही हिंदू विरोध से भरा हुआ। तो संयोग नहीं है, प्रयोग है, जिस प्रयोग के तहत 2027 के लिए एक प्रयोग शुरू किया गया और उस प्रयोग के तहत यह बयान दिया गया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में तोहिन सिन्हा जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है तोहिन सिन्हा। अशोक यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक यादव जी। सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। शादाब चौहान मेरे साथ जुड़े हैं, AIMIM के वो प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में संजय राणा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं मैं अशोक यादव जी आपसे। अशोक यादव जी, एक प्रयोग के तहत ये दिया गया सीधा सीधा बयान है। सवाल यह है कि आप अपना वोट बैंक बनाइए, किसी को एतराज नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक बनाती है, आप अपना वोट बैंक बनाइए ना, लेकिन उसके लिए हिंदुओं को गाली देने की क्या जरूरत है? हिंदुओं को जहरीला कहने की जरूरत क्या है?
देखिए अशोक जी, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोट करूंगा। उन्होंने इस तरह के जो भी चाहे नेता हों या प्रवक्ता हों, जो भी हों, सबको उन्होंने बिल्कुल सार्वजनिक रूप से उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए किसी के द्वारा भी। ये बयान ठीक नहीं है। अच्छा, इसके कब? अलावा आज भी आज उन्होंने हम लोग क्रिटिसाइज किया है? लगातार- एक मिनट अशोक जी, आज क्रिटिसाइज किया है? नहीं, इसके पहले भी कुछ नेतागण हमारे, कुछ अच्छा। पार्टी प्रवक्ता लोग, कुछ और नेता लोगों ने कुछ इस तरह से गैर मुनासिब बयान दिए अच्छा, थे। इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सार्वजनिक ठीक है रूप से ठीक है कहा ठीक कि है, वो इस तरह मुझे गैर मुनासिब मालूम है। बयान मैंने देना इसलिए आपसे कंफर्म किया। अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा था कि नहीं दिए, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के सांसद, अखिलेश यादव जी के करीबी सांसद, उनकी करीबी का मैं रिकॉर्ड लेकर बैठा, उनकी करीबी क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो अखिलेश यादव के करीबी सांसद मतलब अखिलेश यादव के मना करने के बावजूद हिंदुओं को जहरीला कह देते हैं। ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है कि समाजवादी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अखिलेश यादव से भी खुद को बड़ा समझते हैं। हिंदुओं को गाली देने में उन्हें लगता है कि एक और नई लकीर खींची जाए। मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलाई थी, हम और लकीर खींचते हैं, हम हिंदुओं को सीधा जहरीला बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि मना किया था, उसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्रिटिसाइज किया था, उसके बावजूद इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए अशोक जी, इस पे मैं तो यही कहूंगा कि उनका बयान ठीक नहीं है। जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस तरह के बयानों की निंदा करते हैं और बिल्कुल अपने नेताओं को, हम लोगों को खुद व्यक्तिगत रूप से हम लोगों के ग्रुप में मैसेज आता है कभी कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और मैं इस बयान के साथ नहीं हूँ, पार्टी भी इस बयान के साथ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आज हिंदुत्व, सनातन और तमाम तरह की बातें करने वाली भाजपा, जिस तरह से 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा था, उसी तरह 2026 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग राम मंदिर को लूट रहे हैं। तो इस तरह से उनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो रहा है। जो पार्टी भगवान राम के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर ली, अशोक जी, उस विषय को भी आपको उठाने की, सुनिए, उस विषय को भी एक मिनट मुझे मालूम है, एक मिनट अशोक जी, मुझे मालूम है आज जब आपके सांसद ने जब हिंदुओं को जहरीला बोल दिया तो मुझे मालूम था कि हिंदुओं की जब बात होगी तो आज समाजवादी पार्टी मुद्दा उठाएगी और आपको अधिकार है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था और आज जो है इस मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई है, तो आपको ये मुद्दा उठाने का पूरा अधिकार है और मैं तुहिन सिन्हा से सवाल का जवाब भी लूंगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं आप इसके साथ नहीं हैं, सर अशोक यादव जी माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव जी ने आपको जो है, या जो लोग इस बयान से सहमत नहीं हैं उनको जो है अखिलेश यादव जी ने नहीं बनाया था कोऑर्डिनेटर। इंडी गठबंधन में जो कोऑर्डिनेटर बनाया ना अखिलेश यादव जी ने, वो आपको या किसी और को नहीं बनाया था, वो जावेद अली खान को बनाया था। ये जावेद अली खान है जिनको अखिलेश यादव जी ने खास तौर पर इंडिया गठबंधन का अहम जिम्मेदारी दी थी। सांसद जावेद अली खान होंगे सपा के चेहरे, ठीक है, ये खबर आपको दिखा रहा हूं। ये अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी और उनके इंडी गठबंधन में सारे के सारे जो कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो सर आप मतलब सहमत ना हो, आपसे कुछ नहीं होता। ये पार्टी के बड़े नेता हैं अखिलेश यादव। अगर आज अब तक बयान दे देते, क्योंकि इस बयान को आया काफी समय हो चुका है, अगर अखिलेश यादव जी जो आपने कहा सार्वजनिक रूप से विरोध किया, अगर कर देते तो जरूर मैं मानता कि ठीक है भाई, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। तो अशोक यादव जी, जावेद अली खान जी के सामने, माफ कीजिएगा आप बड़े प्रवक्ता होंगे लेकिन इनके सामने कुछ नहीं है। आप सहमत हो असहमत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं, मुझे इनके इतिहास में नहीं जाना। अशोक जी, देखिए हमारी पार्टी का जो आपने बात किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बड़े करीबी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए पार्टी का जो बूथ प्रभारी होता है ना, वो भी उतने करीबी होता है जितने हमारे जो जावेद अली साहब को आपने बात किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए सब करीबी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए ऐसा नहीं कि कोई करीबी है, कोई खास है, कोई बेखास है। पार्टी में एक छोटा छोटा कार्यकर्ता भी उनके दिल के करीब है। बात ये नहीं है, बात है उस बयान का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। उस बयान को हम लोग तो खुद करें, गैर मुनासिब बयान है, ये उनका निजी बयान है, पार्टी बयान नहीं है। पार्टी तो हमारी सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। हम लोग लगातार सर्व समाज की बात करते हैं, पीड़ित दुखित अपमानित की बात करते हैं, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज जब देश की बात होती है, जब प्रदेश की बात होती है, तब भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन साबित होता है। और आज तक ये बताइए कि भगवान राम के मंदिर में जब तक सर एक मिनट, मैं आ रहा हूं उस पर आ रहा हूं सुनिए आ रहा हूं मैं उस पर आ रहा हूं। अगली बार आपको मैं 1.5 मिनट इसी विषय पे बोलने को दूंगा और मैं चाहूंगा कि उसके बाद तुहिन सिन्हा जवाब दें। ये जो आप राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे, ठीक है, बिल्कुल आप उठाइए, लेकिन मैं पहले जो आपने कहा ना कि उनका व्यक्तिगत बयान है, आप सहमत नहीं है, तो तुहिन सिन्हा
उनका व्यक्तिगत बयान है। वो अलग बात है कि उन्होंने पार्टी के मंच से दिया, उससे क्या होता है, उनका व्यक्तिगत बयान है और सहमत नहीं दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हम सहमत नहीं उनके बयान से। इतिहास देखें तो ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये शरियावादी पार्टी है। कार सेवकों की हत्या से लेकर आज तक कभी इन्होंने हिंदुओं के पक्ष में बात करने की तो बात बहुत दूर की बात है, केवल और केवल हिंदुओं का तिरस्कार किया है। आज इनके एमपी जावेद अली खान जो है बहुसंख्यक समाज को जहरीला कहते हैं। आपको याद होगा पिछले टर्म में इन्हीं के 2 एमपी एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क खुले तौर पर शरिया की वकालत करते थे। बल्कि शफीर उल रहमान बर्क ने तो जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो खूब खुशियां मनाई थी। अयोध्या और वाराणसी के बॉम्ब ब्लास्ट में जो आरोपी थे, जब इनकी सरकार बनी 2012 में, तो इन्होंने गुहार किया था कोर्ट में कि सारे केसेस उनके खिलाफ वापस लिए जाए। आजमगढ़ को जब इनकी सरकार थी, आजमगढ़ को कोई कसर नहीं छोड़ा था इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ बनाने में। 2009 लोकसभा इलेक्शन के पहले इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि कंप्यूटर बैन करेंगे। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से एक समुदाय विशेष को वो टारगेट कर रहे थे, चाहते थे कि वो बहुत खुश हो जाए कि कंप्यूटर बैन हो जाएंगे। 2012 असेंबली इलेक्शन के पहले इन्होंने कहा कि जितनी मुसलमानों की आबादी है उतनी उनको रिजर्वेशन मिलेगी। स्वाभाविक है कि वो गैर संवैधानिक था, लागू किया ही नहीं जा सकता था। तो ये तो इनका इतिहास रहा है। मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को बहुत आनंद आता था अपने आप को मौलाना मुलायम सिंह कहने में, आपको याद होगा। तो उसके बाद जो है ये आकर अपने आप को समाजवादी कहेंगे तो सबको पता है कि इनकी असलियत क्या है। और यही कारण है कि 2017 के बाद जो है इनका सफाया हो चुका है और आज भी जनता जो है इनको दोबारा मौका देने के लिए तैयार है। मैं तो जी आऊंगा जो सवाल वो राम मंदिर को लेकर उठा रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदुओं की आस्था की बात है तो हिंदुओं की आस्था की ठेस वहां से भी लग रही है, उस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अशोक यादव जी, पहले जल्दी से एक आपसे मैं क्या ये ओवैसी मटेरा पहुंचे, क्या इसलिए एक डर है क्या समाजवादी पार्टी को कि मुस्लिम वोटों का जो है उसमें सेंध लगाते दिख रहे हैं ओवैसी, तो इसलिए जो है इस तरह का, अगर आपको डर लग रहा है तो उनको साथ ले लीजिए, वो तो साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं ना। वो तो कह रहे हैं हमको साथ ले लीजिए, बीजेपी को मिलकर हराएंगे। अगर इतना ही डर लग रहा है कि उसके लिए आपको हिंदुओं को गाली देनी पड़ रही है तो उनको साथ ले लीजिए। देखिए अशोक जी, समाजवादी पार्टी किसी जाति धर्म की बात नहीं करती, न उसकी राजनीति करती है। हम लोग समतामूलक समाज की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, हम लोग कम्युनलिज्म की बात नहीं करते हैं। आप उस दिशा में जिसकी बात आप कर रहे हैं उनको लेकर के आप देखिए ना, क्या उनका मोडस ऑपरेंडी है भाजपा का। भाजपा के चुनावी मोडस ऑपरेंडी के एक पार्ट हो, पहले ओवैसी जी आएंगे, फिर केंद्रीय एजेंसियां आएंगी, फिर चुनाव आयोग आएगा, फिर भाजपा आएगी, तो एक इनका भाजपा का सेट ऑफ पैटर्न है। ओवैसी वहां बीजेपी की मॉडल्स ऑपरेंडी का हिस्सा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये पूरा देश जानता है, इसमें कोई हम छुपी हुई बात थोड़ी बता रहे हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है अशोक जी। ये आप किसी से पूछिए, आप जो भी इस तरह के लोग हैं वो सब लोग बता देंगे, जो थोड़ा सा भी पॉलिटिकल लोग हैं वो बता देंगे बीजेपी के मोडस ऑपरेंडी का एक पार्ट है वो। अच्छा। इस तरह का देखिए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इसी तरह बिहार, हर जगह वही उनका सिस्टम है। तो ये दरअसल वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि हमको हिस्सा बना लो, मिलके हराएंगे। तो आपको अगर लगता है तो आप हिस्सा क्यों नहीं बना लेते, अपने गठबंधन का हिस्सा बना लीजिए। दरअसल ओवैसी साहब फुल टॉस बाल भाजपा उनको बोलती है कि फुल टॉस बाल तुम फेंको, और जब फुल टॉस बाल फेंकते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग उस पर बिल्कुल आईपीएल का छक्का मारते हैं। अच्छा। और पूरा चुनाव पेपर लीक से भटक जाएगा, परीक्षा माफिया से भटक जाएगा, अग्निवीर से भटक जाएगा, भ्रष्टाचार से भटक जाएगा, राम मंदिर में चंदा चोरी से भटक जाएगा, अमेरिका जिस तरह से हमारे सैनिकों मतलब नाविकों को मार रहे उस मुद्दे से भटक जाएगा। मतलब पूरा चुनाव डिरेल होकर के सुनिए अशोक यादव जी सुनिए ना, अशोक यादव जी मुद्दा एक मिनट सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए ना भाई। मुद्दा तो ऑलरेडी जावेद अली ने भटका दिया ना। आप पेपर लीक पर जावेद अली बयान दे देते ना, बाकी आपके नेता बयान दे देते। तो आप लोगों ने पेपर लीक पे तो जावेद अली खान ने नहीं बोला, उन्होंने तो किस पर उन्होंने तो सीधा हिंदुओं को गाली दे दी। तो मुद्दा तो आप लोगों ने भटका दिया। आप लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? शुरुआत किसने करी? आप ही के नेता ने करी ना, जावेद अली ने, और उसका खंडन तक नहीं। फिर से कह रहा हूं, अशोक यादव मेरी डिबेट में बैठकर कहते हैं मैं सहमत नहीं, उससे बात नहीं होती है।
होता यह कि अगर अखिलेश यादव आज एक बयान जारी करते और कहते कि हम इनके साथ नहीं हैं, लेकिन रुकिए एक मिनट, शादाब चौहान भाई, आप लोग बीजेपी की मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा हैं, इसलिए आप सीधा सीधा यूपी पहुंच गए। अब आपको अखिलेश यादव को, कांग्रेस को हराना है वहां पे, जो आपने बिहार में पहले किया। देखिए, अशोक यादव जी एवं उनकी पार्टी को यह अहंकार है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनका राजनीतिक गुलाम है या वोट डालने वाला रोबोट है, कि वो कमांड देंगे और ब्लैकमेल करते हुए ये डरा करके मुसलमानों का वोट ले लेंगे। इनके नाम कब बैनामा पट्टा कटा है, दाखिल खारिज हुआ है क्या नहीं हुआ कि मुसलमानों का वोट बैंक के जिम्मेदार आप ही होंगे? लोकतंत्र में क्या चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ आपको? आप आसाम क्यों गए थे चुनाव लड़ने? आप महाराष्ट्र क्यों गए थे चुनाव लड़ने के लिए? क्यों जाते दूसरे प्रदेशों में आप? तो इस तरह की बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा हम तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम कम्युनलिज्म की बात नहीं करते। एक नेता है सुनील सिंह, चुनौती दे रहा हूं आपको, आपकी पार्टी को, जिसने कहा मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल करके रेप करेंगे करके, वो आपकी पार्टी में है या नहीं, और क्यों है आपकी पार्टी में? अखिलेश यादव जी उसको माला पहनाते हैं और बात कर रहे हो आप सेक्युलरिज्म की। नीट पेपर पे ही तो आंदोलन कर रहे थे जावेद अली, नीट पेपर पे ही तो बयान दे रहे थे, ये जो दिया है उन्होंने। और जहरीला कौन है? जहरीली समाजवादी पार्टी हो चुकी। और बुंदेलखंड में कितने विधायक हैं आपके अशोक यादव जी? आप तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते ना। बुंदेलखंड जोन में एक भी विधायक नहीं है इनका। मुसलमानों की वोट के बलबूते पर 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले और 34 साल तक राजनीति करने वाले आज मुसलमानों को अछूत बताते हैं, मुसलमानों को अपना गुलाम बताते हैं। मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, न्याय का दरबार लगाएगा। नहीं, लेकिन शादाब जी देखिए, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि आप गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, पर ये 2022 का जो रिकॉर्ड मैं देख रहा हूं, 2022 में आपकी पार्टी जो लोकल छोटी छोटी पार्टियों से मिलकर लड़ी थी, 94 सीटों पर लड़ी। वोट प्रतिशत कितना मिला? 0.49, यानी आधा फीसदी वोट भी नहीं मिला। लेकिन 6 सीटों पर आपने महागठबंधन को हरवा दिया। तो सवाल यह है कि आप हैदराबाद की पार्टी है, तेलंगाना की पार्टी है, वो समझ में आता है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में आपका आधा % वोट नहीं है, आप वहां पर आके चुनाव लड़ते हैं, तो ये क्यों नहीं माना जाए आप इनको हरवाना चाहते हैं, सेकुलर पार्टियों को? बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हमारा काम है और जनता चुनती है। जो जनता का फैसला हम उसका सम्मान करते हैं। और हम हैदराबाद की पार्टी नहीं है, हम राष्ट्रीय दल हैं और कोई दल प्रदेश का नहीं होता। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में हमारे पास विधायक है, कॉर्पोरेटर हैं, हमारे पास बिहार में 5 विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे पास 4 चेयरमैन हैं, और मेरठ के मेयर के इलेक्शन में 1,28,000 वोट आया, समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट आया। तो चुनाव लड़ने का काम हमारा है, जनता फैसला करती है। और अगर इनके अनुसार हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये क्यों ये अफवाह फैलाते हैं कि हमारी वजह से बीजेपी जीत गई? चलिए, मैंने मान लिया 6 सीट पे इनका नुकसान हुआ, तो 397 सीट पर क्यों हारे ये? बाकी सीटों पर 111 चलिए जीत गए, बाकी सीटों पे क्यों हारे चुनाव? ये अपनी हार का ठीकरा ही हमारे ऊपर फोड़ना चाहते हैं। पहले कहेंगे हमारा वजूद नहीं है, जब हार जाएंगे कि देखो इनकी वजह से हार गए। इसीलिए हम कह रहे हैं भाई कि आइए, अगर वाकई आप बीजेपी को हराना चाहते हो, आओ मिलकर के लड़ाएं, लेकिन हम आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। अब बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, न्याय की बात होगी। एक कुर्सी अगर अखिलेश जी की लगेगी तो वैसी साहब की भी लगेगी। ओके, देखिए ऐसा है, मैं सैयद जवाद आपके पास आना चाह रहा हूं और इस फैक्ट्स के साथ ये जानकारी मैं रख दूं। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोट है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंपॉर्टेंट है, बहुत सीटों पर जो है मुस्लिम वोट वहां पर निर्णायक भूमिका में। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो बयान दिया गया और उसमें जो है विपक्षी गठबंधन की रणनीति बड़ी साफ दिखाई देती है कि मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करो और हिंदुओं को जाति में, ये जो पीडीए का ये दिया गया ना, पिछड़ा दलित, अब उसमें आप पिछड़ा दलित कह रहे हैं, हिंदुओं को बांट करके और उसके बाद जो है बाकी मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो वो मतलब समझ में आता है। और उसका एक कारण भी है, 2024 में क्योंकि बहुत अच्छी जीत मिली थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। मैं देख रहा था तो ये CSDS और लोक नीति का जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2024 में दरअसल एक जो बड़ा फैक्टर था ना जीत का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो बीजेपी को जो है 30-35 सीटों पे समेट दिया, तो उसमें एक बड़ा कारण यह था कि 2019 में जहां पर मुस्लिम जो है करीब 10 से 12% बीजेपी को मिला था, वहीं 2024 में
92% वोट, अकेले मुस्लिम वोट जो था 92% वोट सपा और कांग्रेस गठबंधन को मिला। बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 2% रह गए, जबकि 2019 में यह बताया जा रहा है कि 2019 में बीजेपी को करीब करीब 8 से 10% मुस्लिम वोट मिला था। तो ये जो मुस्लिम वोट का शिफ्ट हुआ ना एकदम से और 92% मिला, उसके लिए अब जो है एक बार फिर से जो है पूरी कालीन बिछाई जा रही है, बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर जो है कैसे मुस्लिम वोटों को एकजुट किया जा सकता है 2027 के लिए। सैयद जवाद, क्या अगर यही रणनीति है तो फिर कह रहा हूं कि ओवैसी जी को भी ले लीजिए, उनके पास भी भले पिछली बार उनके पास 0.5% था, लेकिन इस बार तो कम से कम उनके भी वोट हर जगह बढ़े हैं एक राजनीतिक पार्टी के। तो उसको क्यों नहीं, आप मुस्लिम वोटों को इतनी चिंता है तो क्यों नहीं ओवैसी को साथ ले लेते गठबंधन में? जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, जिस बयान को लेकर के और जो लंबा आपने सवाल करा है, उसके ऊपर मेरा एक शेर था वसीम बरेलवी साहब का कि कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, ये अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये मौजू नहीं था और थोड़ा ऐसी बयानबाजियों से लोगों को बचना चाहिए। रही बात आप मुसलमान वोटों की बात कर रहे हैं, तो हिंदू वोटों की ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी है क्या? वो तो नहीं है। आप ये तौक अगर डालना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट, एक मिनट सैयद जवाद, आपका नेटवर्क आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। जी मेरी आप जी मैं कह रहा हूं, जैसे ही आपको लगता है कि जो है हिंदू वोटों की ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उसी तरीके से मुस्लिम वोट बैंक की जिम्मेदार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो सो कॉल्ड अपने आप को लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े झंडा बरदार फरमा बरदार हैं मुसलमानों के, वो मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। तीसरी सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव के ताल्लुक से बात कह दूं, मैं भी उत्तर प्रदेश पे रहने वाला हूं और अभी ग्राउंड पर होकर के आया। आज उत्तर प्रदेश का मुद्दा जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का मुद्दा सबसे बड़ा है बेरोजगारी। युवाओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पर कैपिटा आय के मामले में युवा 6,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं। जो भूखमरी फैलने जा रही है, जो फैली हुई है, महंगाई की मार, पेट्रोल और डीजल की मार है, आप मुझसे साइन करवा लिए, इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है इन मुद्दों पे होंगे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जमीन में आप नफरत का बीज डाल तो सकते हैं, उसको आप सिंचाई करके कुछ वक्त के लिए पाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के अंदर जनता जो है ना, वो आवाम जो है इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। रियल इशू का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर हमने ये फसल पकाई है कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की, आपने जावेद अली साहब का बयान एक चलाया, क्या आपने और भाजपा के नेताओं के बयान चलाए हैं कि क्या क्या उन्होंने दिए हैं? आपने आप तो कह रहे हो ना, सुनिए, आपने शुरू में कहा कि भाई बीजेपी बिल्कुल ठेकेदार नहीं है, लेकिन बीजेपी को ठेकेदार किसने बनाया? अरे अशोक गहलोत ने तो बीजेपी को ठेकेदार बना दिया हिंदुओं का। अशोक गहलोत का बयान क्या है? वो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो ठेकेदार बीजेपी हिंदुओं की है नहीं है, ये तो आप अशोक गहलोत जी से पूछिए। ये आप हमारे शो पर गहलोत जी से पूछ लीजिए कि वो हिंदुओं की राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है सिर्फ। नहीं, देखिए क्या है, अब आपको समझना पड़ेगा, संस्कारी हिंदू होने में और चुनावी हिंदू होने में फर्क है। कांग्रेस के अंदर संस्कारी हिंदू लोग, हाँ, और भारतीय जनता पार्टी में चुनावी हिंदू लोग। बिल्कुल, अब आपने एकदम ठीक कहा, कांग्रेस के अंदर संस्कारी हिंदू होते हैं, बहुत संस्कारी। अब कांग्रेस के संस्कारी हिंदुओं की जरा बात कर लेते हैं। कांग्रेस के संस्कारी, अरे आपने इतना, अरे भाई आपने इतनी बड़ी बात की, अब रुकना क्या? अब तो कांग्रेस के जो हिंदुत्व के संस्कार उन पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस के हिंदू संस्कार कैसे हैं कि कांग्रेस कहती है कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। अभी शिंदे जी का पुराना बयान फिर से चल रहा है, जिसमें शिंदे जी ने कहा मुझे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बोला था, मैंने उसी के आधार पर हिंदू आतंकवाद शब्द बोला। ये संस्कारी हिंदू हैं, ये कांग्रेस के संस्कारी हिंदू हैं कि हिंदुओं को आतंकवादी बोलो, ठीक है। ये कांग्रेस के संस्कारी हिंदू हैं कि हिंदुओं को बोलो कि हिंदू हिंसक होता है। ये संस्कारी हिंदू हैं। कांग्रेस का संस्कारी हिंदू है कि अगर हिंदू की बात होगी तो भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, ये संस्कारी है। और
हिंदू का मतलब होता है वल्गर, गंदा। ये संस्कारी हिंदू हैं कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के अंदर वो संस्कारी हिंदू हैं जो कहते हैं कि जो हिंदू है वो हिंदुत्व जो है वो आईएसआई है, आतंकवादी जो है उसके बराबर है, और ये जो है गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर। ये संस्कारी हिंदू हैं, और राम को काल्पनिक कहना ये संस्कारी हिंदुओं का संस्कार है। ये 5 दिन पहले की रिपोर्ट है, इस पर वाराणसी में मुकदमा अभी चल रहा है, जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो है राम जो है काल्पनिक है। ये संस्कार हैं। संस्कारी हिंदू जो है वो हिंदुओं को गाली दे रहे। संस्कारी हिंदू और जावेद अली में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस के संस्कारी हिंदू और जावेद अली में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का संस्कार है कि हिंदुओं को गाली दो, क्योंकि हिंदू तो बांट दो, उसके बाद हमें वोट देगा ही देगा। ये संस्कारी है। बहुत बढ़िया। आपके संस्कारों का, आपके संस्कारी हिंदुओं को मैं नमन करता हूं। और जवाब तो सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। इतना शानदार अभी आपका जवाब आपको मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जवाब मुझे मत सुनिए, एक मिनट सैयद जवाब मुझे मत दीजिए, 1 मिनट जवाब मुझे मत दीजिए। जवाब देना है तो इस देश के हिंदुओं को दीजिए। 1 मिनट जवाब देना है तो इस देश के हिंदुओं को दीजिए, जिनको गालियां आए दिन आपके नेता देते हैं, और जवाब देना है तो अपने इन नेताओं को सिखाइए कि कैसे हिंदुओं से ट्रीट किया जाता है, क्या हिंदुओं को बोला जाता है। इनको जवाब दीजिए, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है जवाब हिंदुओं को आतंकवादी बताया, इसका जवाब है कोई? बोलिए क्या जवाब है इसका? अरे सुन तो लीजिए, बताइए क्या जवाब है। चलिए बताइए, हिंदुओं को आतंकवादी का क्या जवाब, बताइए। देखिए, सवाल आपने करा है तो देश के हिंदुओं का नहीं सवाल है, इसीलिए कहा आप देश के हिंदुओं के ठेकेदार नहीं अशोक भाई। मैं नहीं हूं, आप भाजपा के मैं नहीं हूं, लेकिन हिंदुओं को हिंसक कहेंगे, हिंदुओं को आतंकी कहेंगे तो मुझे आना पड़ेगा, सवाल पूछूंगा। बताइए क्या जवाब है इसका, बताइए। नहीं, देखिए, जब नरेश अग्रवाल साहब भगवान श्री राम जी के बारे में, श्री मुझे मालूम था आप लोग फर्जी, मुझे मालूम था। मैं नरेश, अच्छा सैयद जवाद, 1 मिनट, सैयद जवाद 2 मिनट में एक्सपोज करता हूं। सैयद जवाद 2 मिनट में एक्सपोज करता हूं। नरेश अग्रवाल का यह बयान कब का है? सैयद जवाद, नरेश अग्रवाल का बयान कब का है? डेट बता सकते हैं, साल बता सकते हैं? बताइए। अरे 1 मिनट बताइए। हाँ, वो समाजवादी पार्टी के अंदर थे, इसी बुनियाद पर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बाहें फैला के लिया उनको। झूठ पकड़ा गया सैयद जवाद का झूठ पकड़ा गया। सैयद जवाद, 1 मिनट सर, नरेश अग्रवाल का ये बयान कब का था? सैयद जवाद, हिम्मत है तो बता दीजिए। आपका झूठ अभी पकड़ता हूं, अभी आपके चेहरे से नकाब। कब का बयान है बताइए, कौन से साल का, कौन सी तारीख का, बताइए। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। अरे सुन तो साल बताइए, साल बताइए। जब समाज 2015 का शायद, ठीक है। सैयद जवाद हो गया। सैयद जवाद आपसे नहीं हो पाएगा, बंद कर दीजिए, बंद कर। अब ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब ये मेरे दर्शकों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फुटेज कर रहे हैं। आवाज बंद कीजिए, अब मैं इनको एक्सपोज करूंगा। आवाज बंद कीजिए, अब इनके देखिए, अब मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। सैयद जवाद एक्सपोज होने के लिए तैयार हो जाइए। कह रहे 2015 का बयान है। सर ये जून 2017 का बयान है, और ये उन्होंने बाकायदा खड़े होकर कहां था, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 2017 का बयान है, जब वो समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के बड़े प्रतिष्ठित नेता थे, और उसके बाद ये कहते हैं कि उसके बाद बीजेपी ने ले लिया। अरे 2017 का बयान है, उसके 1 साल बाद जब जया भादुड़ी बच्चन को राज्यसभा का टिकट दिया गया, नरेश अग्रवाल का टिकट कटा, तब नरेश अग्रवाल जो है वो बीजेपी में जाकर दामन, क्योंकि नरेश अग्रवाल जैसे नेताओं को मैं ये मानता हूं, उनका कोई घर नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, इधर उधर से उधर जाते रहते हैं, और उन्होंने वही किया। समाजवादी पार्टी ने टिकट काटी, वो बीजेपी में चले गए। तो नरेश अग्रवाल को लेकर के उसमें मत फाड़िए, और अगर कुछ दम है तो ये बता दीजिए हिंदुओं को आतंकवादी क्यों कहा था, इस पर आ जाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि बाकी मेहमानों के पास मुझे जाना है। कछु साल पहले कोई सोच भी सकत रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो,
नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। थैंक यू। क्या बात है मिस NRI, बिग शॉट वेडिंग फोटोग्राफर बन गया है। क्या NRI? एक क्लाइंट मुझे UPI से पेमेंट करना चाहता है, लेकिन इंडिया में मेरे पास UPI नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉबी पे UPI ऐप है ना, अपने NRO अकाउंट को बॉबी पे UPI ऐप के साथ लिंक कर, पैसे सेंड या रिसीव कर। That's it? हाँ, Champions keep things simple है ना? बॉबी पे, one UPI ऐप फॉर एवरीवन। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू जहरीला और यूपी में शुरू वोट की लीला। वोट के लिए जो है अब ऐसा लग रहा है एक बार फिर से अपने अपने समीकरण बढ़ाने के लिए हिंदुओं को गाली देने की जो पुरानी प्रथा है वो शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कहा हिंदू जहरीले होते हैं। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तुहिन सिन्हा, अशोक यादव, सैयद जवाद, शादाब चौहान, संजय राणा। मैं तुहिन जी आपके पास और उसके बाद मैं सीधा संजय राणा आपके पास आना चाहूँगा। लेकिन तुहिन जी देखिए, एक बात जो बार बार कही गई वो ये है, आप हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई हिंदुओं का ठेकेदार नहीं हो सकता। हम तो सेवक हैं हिंदू समाज के। ठीक है, लेकिन कैसी सेवा हो रही है अयोध्या में? जो कुछ हो रहा है मंदिर में, वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। देखिए अशोक जी, अयोध्या और विशेषकर राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है। तो अगर थोड़ा सा भी वहाँ पर हेर फेर होता है तो वो बहुत हमें शर्मसार करता है और बहुत खेद पहुंचता है। तो उस पर इंक्वायरी गठित हो चुकी है और जो भी व्यक्ति किसी भी लेवल पर यदि जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी जब इतना, जिसको कहते हैं ना, मगरमच्छी आंसू बहाती है अयोध्या के विषय पर, अरे अखिलेश यादव आज तक गए क्यों नहीं वहां पर? मात्र 130 किलोमीटर है राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्यों नहीं गए राहुल गांधी वहां पर? तो ये मगरमच्छी आंसू जो है ना, ये जनता को नहीं सुहाता है, ये नहीं होता। और दूसरी बात में देखिए कितना शर्म की बात है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक प्रतिस्पर्धी, एक कॉम्पिटिटिव नफरत है हिंदुओं के खिलाफ। आप सोचिए, इमरान मसूद जो है बयान देते हैं कि भगत सिंह, उसके वो हमास की तुलना भगत सिंह से करते हैं, मतलब टेररिज्म तक को जस्टिफाई करते हैं। ये जो कैराना मॉडल ये समाजवादी पार्टी चलाती है, इसको श्रेय मिलता है कांग्रेस की वजह से। आप सोचिए, डीएमके जब कांग्रेस के सपोर्ट पे टिकी हुई थी तो डीएमके में बहुत ऊर्जा थी, वो कहती रहती थी कि सनातन को डेंगू, मस्कीटो, क्या क्या नहीं कहती थी। आज सत्ता से बाहर है, वो कहना बंद कर दी। तो जहां जहां कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहता है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहता है। और दूसरी बात, सैयद जी एक बात और कान खोलकर सुनिए, कान खोलकर सुनिए, इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट जब मारे जाते थे, इंडियन मुजाहिदीन के जब टेररिस्ट मारे जाते थे तो सोनिया गांधी आंसू बहाती थी। ये भी एक सत्य है, कोई अंतर नहीं है समाजवादी पार्टी और सैयद जवाद, एक मिनट रुकिए। सैयद जवाद, मुझे लग रहा है आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, आपकी आंखों में शायद तकलीफ हो रही होगी।
वैसे भी आपको एक्सपोज किया तो अब मुझे लग रहा कि जैसे वो अपनी आंख पे पानी डालने, तो आप पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा अपने आंखों में पानी वाली डाल लीजिए, तकलीफ हुई होगी आपको। सरे मतलब पब्लिकली आपको एक्सपोज किया, आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा होगा, तो आप रो लीजिए थोड़ा। संजय राणा, ये पूरा खेल क्या लगता है आपको? रो लीजिए, अभी थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। अरे सुनिए, हाथ मत हिलाइए, मुझे लग रहा है आप कांपने लगे हैं। अभी तो आपको एक बार एक्सपोज किया था, आपके हाथ ऐसे कांपने लगे। अभी आपको और एक्सपोज करूंगा तो वैसे एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सैयद जवाद को देख के मुझे लगता है उस कहावत को भी बदलना पड़ेगा। खिसियानी सैयद जवाद हा ठीक करें। नहीं, सैयद जी भी मानते हैं कि हमास जो है वो भगत सिंह के तर्ज पे चलता है। बताइए, आपको शक है क्या? मानते हैं? अच्छा, मैं आता हूँ प्रश्न। गुड इवनिंग। अरे आप जो ऐसे देख रहे थे ना, आपने पकड़ा नहीं। वो उत्तर प्रदेश में देख रहे, जनता वोटर कहाँ हो, एक तो मेरे पास आ जाओ वोट देने। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है 98% में, तो क्या हो गया, जमानत जब्त हो गया। दूसरा, आपने बोला एक्सपोज, इतना कांग्रेस ने झूठ फैलाया है। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में 1,20,000 है, आपके जमाने में 54 थी। आप 6,000। अरे ये नहीं, 6,000 इनकी है, इनकी जमात की है, समाजवादियों की जो आजकल बेरोजगार चल रहे हैं। सैयद जवाद ने, अरे उन्हीं की बात कर रही हूँ। जमात तो वही है ना, जमाते उल पता नहीं क्या क्या होता है इनका। अभी देखिए, एक चीज का और आपने बताना नाम भूल गए, बोले थे ना चुनावी हिंदू कौन है भाई? कोर्ट पे जनेऊ पहन लेता है और पहुंच जाता मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसको चुनावी हिंदू कहते हैं। मेरे लिए बड़ा अच्छा कथन है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूँ। माता पादरी, पिताजी बाबरी, और बने हैं कट्टर हिंदू और कट्टर ब्राह्मण। हमें बोलना नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? हम ये बोल रहे हैं, पिता बाबरी, माता पादरी, और हम हैं जनेऊधारी पंडित। ये कैसे हो सकता है? साक्षात होने चाहिए ना। देखिए, एक्सपोज कांग्रेस भी होती है एक्सपोज, और ये पूरी लड़ाई अशोक जी मुसलमानों के लिए है। मुसलमान वोट मेरे तरफ आ जाए, क्योंकि जो कांग्रेस हो या समाजवादी, इनकी जो धुरी है और इनकी राजनीति सिर्फ मुसलमानों पे है। और मैं सदाब चौहान की बात से एग्री हूँ। समाजवादी पार्टी ने एक मुसलमान चेहरा बता दीजिए जिसको आगे किया हो। एक थे आजम खान, उनको कहाँ पे सड़ा दिया आपने देखा है। तो समाजवादी सिर्फ वोट लेती है और मुसलमानों को बोलती दरी बिछाओ, चेयर लगाओ और तंबू लगाओ, तुम्हारा काम यही है। अब बदलाव आ रहा है, मुसलमान जाग रहा है, लेकिन समस्या इन दोनों के साथ है कि भैया पिछले चुनाव में जानते कितना वोट पाए? 2.49, और उसके पहले पाए थे मान्यवर अमर बेल बने थे, समाजवादी के ऊपर बैठे थे, 6% पा गए थे। ये तो अमर बेल है कांग्रेस की तो चर्चा करनी नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की समस्या क्या है? जो अपनी बहू बेटी की इज्जत ना बचा पाया हो, जिनके पत्नी पर आरोप लग गया, उसके बाद भी मुसलमानों के खिलाफ अखिलेश यादव का मुंह न खुला, वो आज हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे? ना, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोट बैंक खसक जाएगा। जो तकरीबन 19% वोट बैंक है ना, वो खसकने का डर है। और हिंदुओं को, चाहे आतंकवादी हो, चाहे वो सुनील यादव हो, चाहे एक और यादव है, दोनों यादवों ने हिंदुओं को गाली दी। एक ने तो बोला यादव हिंदू ही नहीं है। अब पीडीए कौन सा पीडीए है? प्रोडक्शन ऑफ क्या होता है, दंगा और अपराधी पार्टी है। तो और कौन सी पार्टी है ये? ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आऊंगा अशोक यादव आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा जो अभी संजय राणा ने कहा, इस छोटे से ब्रेक के बाद। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तार, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। क्या बात है मिस एनआरआई, बिग शॉट वेडिंग फोटोग्राफर बन गया है। क्या एनआरआई? एक क्लाइंट मुझे यूपीआई से पेमेंट करना चाहता है, लेकिन इंडिया में मेरे पास यूपीआई नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉबी पे यूपीआई है ना, अपने एनआरई एनआरओ अकाउंट को बॉबी पे यूपीआई के साथ लिंक कर, पैसे सेंड या रिसीव कर। That's it? हाँ, Champions keep things simple है ना? बॉबी पे, one UPI app for everyone। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे?
इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी, अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं हिंदू जहरीला और उत्तर प्रदेश में शुरू वोट लीला, उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद और अशोक यादव। एक एक करके रिस्पॉन्ड कीजिए संक्षेप में। जी सैयद जवाद। पहले अशोक भाई। बोलिए बोलिए। अशोक भाई एक मिनट, सैयद जवाद, उसके बाद मैं आ रहा हूँ अशोक यादव जी, संक्षेप में। जी अशोक भाई, आपने कहा कि आपने मुझे एक्सपोज करा। मैंने कहा 2015-16 का हो सकता बयान हो, आपने कहा नहीं 17 का बयान। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। आप मुझे 10 सेकंड सैयद जवाद, डिबेट का विषय आप और मैं नहीं है। डिबेट का विषय आप और मैं नहीं। अगर मैंने कुछ फैक्चुअली, अगर मैंने, सुनिए, अगर मैंने, एक मिनट सैयद जवाद, अगर मैंने कुछ फैक्चुअली गलत कहा तो आप मुझे काट दीजिए, ठीक है। लेकिन डिबेट का विषय सैयद जवाद अशोक श्रीवास्तव नहीं है। इस देश के हिंदुओं को गाली दी गई, डिबेट का विषय वो है। सैयद जवाद इतनी फुटेज मत खाइए कि आप इंपॉर्टेंट हो जाए। बोलिए बोलिए। नहीं भैया, इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, आप भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग बैठे हैं इस देश के हिंदू, बहुसंख्यक हिंदुओं के आगे आप और मैं कुछ नहीं है। बोलिए। नहीं, ये जिम्मेदारी आप थोड़ी ना तय करेंगे कौन नहीं है, कौन मैं तय करूंगा, मैं तय करूंगा सैयद जवाद। नहीं करेंगे। इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के आगे सैयद जवाद और अशोक श्रीवास्तव की कोई हैसियत नहीं है। नहीं, ये बताइए आपके पास ये आंकड़े कहाँ आते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट कि 80 करोड़ हिंदू हैं। जनगणना हो गई, जो आंकड़े आपके पास आ गए फ्री में फेंकने लगते हैं आकर के। कहाँ है आंकड़े? आ गए, बताइए कितने? 2011-12 के आंकड़े लेकर बैठे, कह रहे 80 करोड़। निकलिए, पढ़ा करिए थोड़ा, RSS का एजेंडा मत करा करिए, इसीलिए कहता हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े जितने भी सहयोगी दल हैं, ये इस देश के अंदर ये धुरी तय नहीं कर सकते हैं कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं है। और आप कह रहे हैं हिंदू इनके लिए आस्था का विषय है। जब बटुक ब्राह्मणों को बाल पकड़ पकड़ के खींचा जा रहा था, शंकराचार्य को अपमानित करा जा रहा है, मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ दिए गए, ये इनकी आस्था का विषय है, ये इनकी आस्था का विषय नहीं है। और राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो घोटाले करे हैं चंदा चोरों ने, उसके आसपास जमीन बेची है अपने उद्योगपति मित्रों को, ये इनकी आस्था का विषय है। और दाल मंडी के अंदर, बनारस के अंदर जो घर तोड़े गए हिंदुओं के, और यहाँ जो मेरठ के अंदर बहुत सी हिंदुओं की दुकानें तोड़ी गई हैं, ये इनकी हिंदुओं की आस्था का विषय है। रोक रहा हूं मैं अशोक यादव, आपके पास आऊं उससे पहले इस वक्त जो आपको एक खबर दिखाना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं इस वक्त स्लोवाकिया में हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस क्लास फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान सौंपा। प्रधानमंत्री को यह सम्मान भारत स्लोवाकिया रिश्तों में योगदान के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री को अब तक 33 देशों के शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। ये आप दृश्य देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिला स्लोवाकिया का सर्व in the comprehensive development of relations between the Republic of India and the Slovak Republic. I hereby request Prime Minister Mr. Modi to accept the declaration from the hands of the President of the Slovak Republic. Mr. Narendra Damodar Das Modi, the State Decoration Order of the White Double Cross of the First Class Civil Type for extraordinary merits in the comprehensive development of relations between the Republic of India and the Slovak Republic. I hereby request Prime Minister Mr. Modi to accept the declaration from the hands of the President of the Slovak Republic. Mr.
Narendra Damodar Das Modi the State Decoration Order of the White Double Cross of the First Class Civil Type for extraordinary merits in the comprehensive development of relations between the Republic of India and the Slovak Republic. I hereby request Prime Minister Mr. Modi to accept the declaration from the hands of the President of the Slovak Republic. Mr. Narendra Damodar Das Modi the State Decoration Order of the White Double Cross of the First Class Civil Type for extraordinary merits in the comprehensive development of relations between the Republic of India and the Slovak Republic. I hereby request Prime Minister Mr. Modi to accept the declaration from the hands of the President of the Slovak Republic. Mr. Narendra Damodar Das Modi the State Decoration Order of the White Double Cross of the First Class Civil Type for extraordinary merits in the comprehensive development of relations between the Republic of India and the Slovak Republic. I hereby request Prime Minister Mr. Modi to accept the declaration from the hands of the President of the Slovak Republic. Mr. Narendra Damodar Das Modi the State Decoration Order of the White Double Cross of the First Class Civil Type for extraordinary merits in the comprehensive development of relations between the Republic of India and the Slovak Republic. I hereby request Prime Minister Mr. Modi to accept the declaration from the hands of the President of the Slovak Republic. तो स्लोवाकिया से हम दिखा रहे थे, स्लोवाकिया से ये जो है विजुअल्स आए सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 33वां अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मान मिला। मैं जल्दी से विषय पर लौट रहा हूँ, इससे पहले मैं अशोक यादव जी आपके पास आऊँ। सैयद जवाद, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार आपको एक्सपोज करना, लेकिन सैयद जवाद को बार बार एक्सपोज करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने अभी जो है संजय राणा की बात को जो है काटा। लेकिन संजय राणा, मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये है। 2016-17 में ये 54,564 हुआ करती थी और ये पिछले 8 साल में 2 गुनी हो गई है। तो सैयद जवाद, इस तरह का आंकड़ा कहाँ से लेकर आते हैं मुझे नहीं पता। आपने शायद सही कहा, वो अपने भाईजानों का उनका आंकड़ा, या फिर उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस को जो वोट मिलते हैं, या जिस सीट पर सैयद जवाद जो है प्रचार करने गए होंगे वहां 6,000 सीटें, 6,000 वोट मिले, वो शायद मातम बनाएंगे ना, अवार्ड मिल गया प्रेसिडेंट को। देखिए 100 बात की एक बात, प्रेसिडेंट को अवार्ड मिल गया ना, सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब। जी जल्दी से देखिए 100 बात की एक बात मैं कर दूं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने खुलकर कहा है, खुद कहा है कि हिंदुओं में एक शब्द है शक्ति, हमारी लड़ाई उस शक्ति के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति के मन में केवल और केवल तिरस्कार हो सकता है हिंदू समाज के। आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा में सबसे पहले किससे मिले वो? फादर पुनप्पा। फादर पुनप्पा का क्या इतिहास है? भारत माता के खिलाफ अनाप शनाप बोलते आए हैं। उसके बाद मिले रिजिल मकुटी से। रिजिल मकुटी का क्या इतिहास है? 2017 में यूथ कांग्रेस ने केरल के अंदर एक प्रोटेस्ट किया था, उसमें एक बछड़े को बहुत गर्व से मारा था। तो ऐसे लोगों के साथ जब राहुल गांधी दिखेंगे, ऐसे लोगों को लेजिटिमाइज करेंगे पॉलिटिक्स में, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी का भी मंशा वही है कि मंशा वही है जो समाजवादी पार्टी की है। अभी तो कांग्रेस पार्टी वाले जो है सैयद जवाद कोई नया आंकड़ा ढूंढने गए होंगे शायद। लेकिन अशोक यादव जी, मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव जी ने, आपने कहा कि ऐसे बयानों का सार्वजनिक रूप से कहा था नहीं देने, तो क्या उम्मीद करें कि इसके बाद जो है इस तरह की चीज नहीं होगी? ये एक आखिरी जो है हिंदुओं को गाली देने का आखिरी कोशिश हुई? नहीं, इस तरह का बयान मैं फिर कह रहा हूं कि ये बयान गैर मुनासिब है, ये बयान ठीक नहीं है। इसके अलावा जो अपनी माननीय मोदी जी को जो पुरस्कार मिला है वो पूरे देश का सम्मान है, मैं इसका वेलकम कर रहा हूं। लेकिन ये सारे पुरस्कार महत्वहीन तब लगने लगते हैं अशोक जी, जब अमेरिका एक वार क्राइम करते हुए इंटरनेशनल
वाटर में हमारे कमर्शियल शिप के ऊपर हमले करके 3 हमारे नाविकों की हत्या करता है। उसके बाद हमारे देश के विदेश सचिव, विदेश मंत्री खाली सिंपल बयान देते हैं, उचित नहीं है। और उसके बाद वहां का फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो भड़काता हमको कि हमारे जो बाड़बंदी का उल्लंघन करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश, चलिए सुनिए, ओके, ठीक है, देश की इमेज खराब होती है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपको अनुमति है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, विषय जो था मेरा आज का वो यही था कि किस तरह से हिंदुओं को इस तरह की गाली दी जा रही है। मैं आपसे आखिरी 30 सेकंड में, क्या ओवैसी के साथ गठबंधन की कोई संभावनाएं हैं? क्योंकि राम गोपाल जी ने कहा आज कि भाई जो भी सांप्रदायिक ताकतों को हरा सकता है हम उससे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो वही बात तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए तो बीजेपी सांप्रदायिक है, तो वही तो वो कह रहे हैं। देखिए अशोक जी, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये डिसाइड करेंगे कि किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं करना है। लेकिन मैं जो पार्टी की विचारधारा है कि नफरत फैलाने वालों से हमारे पार्टी का गठबंधन नहीं हो सकता, चाहे वो नफरत कोई भी फैला रहा हो। नहीं, कोई भी नहीं। आप क्या आपको लगता है ओवैसी नफरत फैला रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं तो नाम, अरे अभी तो आपने बीजेपी को सांप्रदायिक कह दिया, लेकिन ओवैसी के साथ इसका मतलब एक रोशनदान खुला हुआ है ओवैसी से, क्योंकि आप नाम नहीं ले रहे। बीजेपी को तो आप खुलकर कहते हैं सांप्रदायिकता फैला रही है, फिर आप नाम फिर ओवैसी का जिक्र आने पर ओवैसी का नाम नहीं लेते, लेकिन कहते हैं कि हाँ कोई भी हो। कोई भी मतलब कौन है? कोई भी मतलब आपके ये अली साहब हैं जिन्होंने बयान दिया, उनकी बात कर रहे हैं आप? देखिए हमारी पार्टी की अशोक जी विचारधारा है कि हम लोग प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं और उसी के हिसाब से सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। भाई तुहिन सिन्हा जी इतना प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए ना समाजवादी पार्टी से। इतना प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि अखिलेश यादव को समस्या होने लगती है जब दिवाली में 1 महीने तक वो देखते हैं कि लाइटें जल रही हैं, बोलते हैं 1 महीने जलाने की क्या जरूरत है। तो इनको दिवाली की लाइट से प्रॉब्लम है, लेकिन ईद जो है वो उसके सेलिब्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए जनता देख चुकी है, यही कारण है कि समाजवादी पार्टी जो है 2017 के बाद निष्क्रिय हो गई है उत्तर प्रदेश में। ये एक जहर को फैला रहे हैं आप। क्या जहर फैला रहे? ये बयान हमने दिया था क्या? ये बयान हमने दिया था, अखिलेश यादव ने दिया था। अखिलेश यादव जी ने कहा था, आपको याद दिला दूं यादव जी, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये जो हिंदू ये जो दिए जलाते हैं, इससे बढ़िया क्रिसमस की तरह लाइटिंग क्यों नहीं करते, इसमें जो इतना पैसा फूकते हैं। ये उन्होंने कहा था। तो क्रिसमस की लाइटिंग अच्छी है, लेकिन हिंदू अगर दिया जला ले तो वो अखिलेश जी को अखर जाता है। ना करने से क्या होता है? आपके चेहरे से भी नकाब उतारूंगा, अभी उनका बयान निकाल दूंगा। तो सर अभी सैयद जवाद भागे हैं, उनको एक्सपोज किया था, फिर आप भी भाग जाएंगे। संजय राणा 30 सेकंड। बड़ी छोटी सी बात है, बार बार इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं समाजवादी को एक तरह से डेंट कर रही है, शरियावादी बना रही है। और मान लीजिए शरियावादी पार्टी है, इसमें बताइए, मैं तो बड़ा अशोक जी परेशान रहता हूं, सोचता हूं कि कोई प्रवक्ता तो आए जिसके आगे यादव ना हो, जिसके आगे मोहम्मद ना लगा हो, मेरे टाइप हो, तुहिन भाई की टाइप हो, कोई और टाइप हो, श्रीवास्तव हो, दिखता ही नहीं है। चलिए फलाना सिर्फ यादव रहेंगे। तो ये 2 वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, यादव और मुसलमान। कब तक मुसलमान के साथ? ठीक है, अगली बार उम्मीद करेंगे यादव जी नहीं हो, कोई और हो आपके सामने, ये समाजवादी पार्टी से। चलिए ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, और फिर इतना ही कह रहा हूं, आप अपने वो वोट बैंक की राजनीति कीजिए, किसी को एतराज नहीं है, अपना कॉम्बिनेशन बनाइए, लेकिन हिंदुओं को गाली वाली मत दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।